5, 4, 3, 2। सैनिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम सेकेंडरी साइंस से संबंधित जो जेनेटिक्स का जो टॉपिक है, जो सीनियर सेकेंडरी जो एग्ज़ाम है उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं और ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर भी ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो आज हम जो जेनेटिक शब्द है उसका जो अर्थ है, जिसको हिंदी में आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स आनुवंशिकी जेनेटिक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, ये जेनेटिक्स जो शब्द है वो जीन शब्द से इसका अर्थ लगाया जाता है। तो जो जेनेटिक्स या जो आनुवंशिकी की जो परिभाषा है, इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें दो शब्द हैं, जिसमें एक अपना है आनुवंशिकी और दूसरा शब्द है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जिसको हेरिडिटी भी बोलते हैं। ये आनुवंशिकता या जो हेरिडिटी जो शब्द है वो हेरिडेज शब्द से बना है। और हेरिडेज शब्द का जो अर्थ होता है वो है धरोहर। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि हेरिडिटी या आनुवंशिकता जो है वो जो पूर्वजों के जो लक्षण हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरण से संबंधित है। तो परिभाषा के रूप में हम आनुवंशिकता जो शब्द है उसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जनक के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरण का अध्ययन आनुवंशिकता के अंतर्गत किया जाता है। अब इसमें आनुवंशिकी और आनुवंशिकता, तो आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। दूसरा जो शब्द है अपना आनुवंशिकता या हेरिडिटी, तो आनुवंशिकता के अंतर्गत जनक जीवों के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण का अध्ययन आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। अब इसमें जो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स जो है, इससे जो रिलेटेड जो शब्द हैं, जेनेटिक्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी वर्ड, अर्थात आनुवंशिकी जो विज्ञान है इससे संबंधित जो शब्दावली है उसको अपन जो है उसके जो वर्ड हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको आसानी से समझ पाएंगे और फिर उसके बाद में इससे जो रिलेटेड जो इसके नियम हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आनुवंशिकी विज्ञान से
संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली या टर्मिनोलॉजी वर्ड related to genetics. युग्मक या गेमेट्स। तो जेनेटिक्स से जो रिलेटेड वर्ड है युग्मक या गेमेट्स, तो उसको अपन समझेंगे कि युग्मक या गेमेट्स क्या होते हैं और इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसे कंप्लीट होती है। तो युग्मक या जो गेमेट्स है, जिसको अगुणित या हैप्लॉइड एन किसी जनक कोशिका या कायी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाली पुत्री कोशिकाएं या संतति कोशिकाएं युग्मक कहलाती हैं। जैसे जनक कोशिका, ये 2n या डिप्लॉइड अर्थात जिसमें वो परिपक्व या मैच्योर कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है। जब जनक कोशिका जब मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होने के बाद में इसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन की प्रोसेसिंग होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बाद में यहाँ विभाजन के बाद में युग्मक, जिसको एन या हैप्लॉइड नंबर सेल, यहां युग्मक, तो ये फर्स्ट युग्मक कोशिका, सेकंड युग्मक कोशिका, तो ये विभाजन के बाद में बनने वाली युग्मक कोशिका यहां गुणसूत्रों की संख्या 2n या डिप्लॉइड थी, लेकिन विभाजन की प्रक्रिया के बाद में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अगर यहां गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर अगर 42 है तो यहां n बराबर 21। तो युग्मक या जो गेमेट्स है उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि युग्मक अगुणित, यहां अगुणित, ये यहां द्विगुणित। तो युग्मक अगुणित कोशिका है जिसका निर्माण मात्र कोशिका या जनक कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के बाद होता है, तो उसको युग्मक या गेमेट्स कहते हैं। तो युग्मक या जो गेमेट्स है उसको हम आसानी से इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि युग्मक जो है अगुणित
या संतति कोशिकाओं का वह समूह है जो अर्धसूत्री मात्र कोशिका या जनक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाली कोशिकाएं युग्मक कहलाती हैं। और युग्मक में गुणसूत्रों की जो संख्या जो है वो मात्र कोशिका से आदि होती है। नेक्स्ट जो आनुवंशिकी से जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी वर्ड है वो है युग्मनज। जाइगोट्स। युग्मनज या जाइगोट से आनुवंशिकी के अंदर यूज में आने वाला वो शब्द है जिसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक युग्मक जब आपस में संयोग करके जिस संरचना या जिस रचना का निर्माण करते हैं उसको युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। ये युग्मनज या जो जाइगोट है वो आगे जो है भ्रूण या एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है, जिससे आगे चल करके जो है बीज या सीड का फॉर्मेशन होता है। तो युग्मनज या जाइगोट जो है वो दो युग्मकों के संयोग से बनने वाली एक प्रोसेसिंग है जिसमें N क्रॉस N 2N, जहां अगुणित और अगुणित कोशिकाएं अर्थात दो युग्मकों का जो संयोग है उसको युग्मनज या जाइगोट कहते हैं, जिसमें नर कोशिका जिसमें यहां अगुणित N और मादा कोशिका N। तो यहां नर कोशिका जो है उसके रूप में अगुणित कोशिका के रूप में हम जिसमें शुक्राणु है और मादा कोशिका के रूप में जिस अंडाणु, तो इन दोनों के क्रॉस से जहां N क्रॉस N बराबर 2N अर्थात द्विगुणित संरचना जिसको युग्मनज कहते हैं। और ये युग्मनज जो है बाद में भ्रूण के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो संक्षिप्त में हम युग्मनज को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि युग्मनज वो संरचना है जिसके अंदर दो भिन्न जीवों के दो युग्मक जब आपस में संयोग करके जिस रचना का निर्माण करते हैं उसको युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। नेक्स्ट जेनेटिक्स से जो रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी वर्ड है रिलेटेड वर्ड F1 PD, जिसको फर्स्ट फिलियल, जहां F का मतलब यहाँ फर्स्ट है, ये फिलियल ऑफ फर्स्ट जनरेशन F1 PD। F1 PD का यहाँ तात्पर्य जो है जब दो भिन्न जनकों के मध्य जहाँ फर्स्ट जनक और सेकंड जनक, जहाँ फर्स्ट जनक के रूप में अपन ने यहाँ मादा और सेकंड जनक के रूप में यहाँ नर, तो जो जनक जो मादा है जहाँ अपन ने यहाँ 2N डिप्लॉयड है और
ये भी 2n डिप्लॉइड है। तो 2n डिप्लॉइड जो है, जिसमें अर्धसूत्रीय या मियोसिस डिवीजन के बाद में यहाँ n हैप्लॉइड और n हैप्लॉइड अर्थात अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगुणित कोशिका यहाँ भी अगुणित कोशिका अगुणित कोशिका n। तो यहां F1PD या जो फर्स्ट फिलियल है का तात्पर्य ये हुआ कि दो भिन्न जनकों के मध्य क्रॉस करवाने के बाद प्राप्त होने वाली प्रथम संतति F1PD या फर्स्ट फिलियल कहलाती है। F1PD को हम विषम युग्मी पीडी भी कहते हैं। F1PD को विषम युग्मी पीडी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों जनकों के मध्यवर्ती लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें जो एक जनक है, एक जनक के 50% लक्षण एवं दूसरे जनक के 50% लक्षण उपस्थित होते हैं। इसलिए F1 जो पीडी है उसको विषम युग्मी या संकर पीडी या हाइब्रिड जनरेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद में आनुवंशिक या जेनेटिक्स से जो रिलेटेड वर्ड है वो है समयुग्मी। नाम से स्पष्ट हो रहा है समयुग्मी। सम का मतलब होता है सम्मान, जिसमें सम्मान युग्मक उपस्थित होते हैं। समयुग्मी या होमोजाइगस समयुग्मी या जो होमोजाइगस है, जब दो या दो से अधिक गैमेट्स एक दूसरे से लक्षणों में समानता रखते हैं तो ऐसे जो युग्मक हैं उसको समयुग्मी कहते हैं। जैसे पादप लंबाई के लक्षण के रूप में लंबापन एवं बोनापन। लंबापन के लिए कैपिटल T और कैपिटल T और बोनेपन के लिए स्मॉल t और स्मॉल t। तो यहाँ समयुग्मी जिसमें किसी भी लक्षण विशेष को कंट्रोल करने वाली जो यूनिट या जो इकाई है, जब उसकी दोनों प्रतियां या दोनों कॉपी अगर उपस्थित होती है तो उसको समयुग्मी कहते हैं। तो यहाँ कैपिटल T जो लंबेपन के लिए, स्मॉल t
कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये सब जो हैं वो समयुग्मी के उदाहरण हैं, जिसमें किसी भी कारक या जीन जो है उसकी दोनों प्रतियां जब एक साथ अगर उपस्थित होती हैं तो उसको समयुग्मी या होमोजाइगस कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो रिलेटेड वर्ड है वो है विषमयुग्मी। विषमयुग्मी या हेट्रोजाइगस, विषमयुग्मी जिसमें अर्धसूत्री विभाजन से प्राप्त होने वाले जनकों के जो भिन्न भिन्न युग्मक जो होते हैं और अलग अलग युग्मक जब एक दूसरे युग्मकों के साथ में जब संयोग करके एक युग्मक दूसरे युग्मक के साथ में संयोग करता है तो उस कंडीशन या के अंदर जो युग्मक हैं वो अलग अलग जनकों से प्राप्त होते हैं। यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी ये विषमयुग्मी है, जिसमें यहाँ कैपिटल टी लंबेपन के लिए, स्मॉल टी जो है वो भोनेपन के लिए। तो यहाँ अलग अलग जो युग्मक हैं वो उपस्थित हैं, अर्थात किसी भी लक्षण को कंट्रोल करने वाली जीन या जो कारक की जो दोनों जो प्रतियां जो हैं वो अलग अलग होने की स्थिति में हम उसको विषमयुग्मी कहते हैं। जहां कैपिटल टी और स्मॉल टी एक विषमयुग्मी का उदाहरण है। सेकंड एग्जाम्पल में कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ये सब विषमयुग्मी की स्थिति में आते हैं। इसके बाद में जो रिलेटेड वर्ड है जेनेटिक्स से वो है एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एकल संकर संकरण नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि एकल जहां अर्थ है एक से, और संकर का मतलब है हाइब्रिड संतति से, और संकरण जो है वो है एक प्रोसेसिंग प्रक्रिया है जिसमें जो भी संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है, उसको हम संकरण कहते हैं। तो एकल संकरण संकरण जो है उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि एक लक्षण के लिए, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि एकल संकर संकरण, तो सिर्फ इसमें अपन अध्ययन करेंगे एक लक्षण का। यहां सिर्फ प्राथमिकता जो हम देंगे सिर्फ एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं। इसमें एक लक्षण के लिए दो भिन्न जनकों के मध्य, लक्षण एक है, दो भिन्न जनक, दोनों जो जनक हैं जिनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, दोनों लक्षण जो है वो एक लक्षण के लिए आपस में एक दूसरे से अलग होने चाहिए। तो एक लक्षण के लिए दो भिन्न जनकों के मध्य करवाया गया क्रॉस। अब इसमें जो क्रॉस करवाया जाता है उसके पीछे उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य है संतति प्राप्त करना।
तो एक लक्षण के लिए दो भिन्न जनकों के मध्य संतति प्राप्त करने के लिए करवाया गया क्रॉस एकल संकर संकरण कहलाता है। अब एकल संकर संकरण जो है, जिसमें सिर्फ एक लक्षण की वंशागति अर्थात एक जनक का जो एक लक्षण है वो किस प्रकार से बनने वाली या निर्मित होने वाली जो संततियां हैं उसमें किस प्रकार से एक लक्षण जो है वो स्थानांतरित होता है, इसलिए एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने के लिए एकल संकर संकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब इसके बाद में जो दूसरा जो शब्द है वो है द्विवी संकर संकरण। द्विवी संकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विवी संकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विवी संकर संकरण आनुवंशिकी के अंतर्गत वह प्रोसेसिंग है, वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत द्विवी का मतलब यहां दो से है, दो लक्षणों, यहां प्राथमिकता दो लक्षणों को दी जाती है, कम से कम दो लक्षण। तो दो लक्षणों के लिए दो भिन्न जनकों के मध्य, अब इसमें जो दो लक्षण है तो दो लक्षणों के रूप में जैसे अपन पादप लंबाई, जो पादप लंबाई है तो उसके लिए अपन ने जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी लिख दिया। दूसरा जो लक्षण विशेष है तो उसके लिए भाई पौधे की जो लंबाई है उसके साथ साथ में अगर यदि हम दूसरा जो लक्षण है जैसे बीज का आकार या शेप ऑफ सीड, जो है बीज का जो आकार है वो गोल है या जूरीदार है, तो इसके लिए जैसे प्रभावी लक्षण के रूप में जैसे आर और आर, और पादप लंबाई के लिए जैसे टी और टी ले लिया यहाँ। तो यहाँ दो लक्षण हो गए जिसमें एक पौधे की लंबाई हो गई, एक जो है बीज का आकार। तो ये जो दो लक्षण हैं इन दोनों लक्षण को विशेष रूप से इस द्विवी संकर संकरण में ध्यान में रखा जाता है कि ये दोनों जो लक्षण हैं वो दोनों पौधों के बीच में ये अलग होने चाहिए। तो दो लक्षणों के लिए दो भिन्न जनकों के मध्य संतति प्राप्त करने के लिए करवाया गया क्रॉस द्विवी संकर संकरण कहलाता है। अब द्विवी संकर संकरण की जो प्रक्रिया है जिसमें दो जो लक्षण जो होते हैं वो एक साथ संतति में किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं, तो दो लक्षणों का एक साथ जनक से संतान में स्थानांतरण का जो अध्ययन है वो द्विवी संकर संकरण का जो नियम है उसके द्वारा अध्ययन किया जाता है। अगर यदि किसी भी जनक से संतान में सिर्फ एक लक्षण का अध्ययन ही अगर करना है तो उसके लिए एकल संकर संकरण के नियम का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट आगे जो रिलेटेड वर्ड है वो है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर्स।
प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर्स ऐसे लक्षण होते हैं जो F1PD में अपना प्रभाव दिखाते हैं, या लक्षणों का ऐसा समूह है जो F1PD के अंदर अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति या एक्सप्रेंसी कर सके। या हम दूसरी प्रकार से इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रभावी लक्षण अर्थात F1PD के अंदर प्राप्त होने वाले पौधों में जिसमें कुछ लक्षण अपना प्रभाव दिखाते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे F1PD के अंदर अब जो जीनोटाइप, अगर लक्षणों के जीनोटाइप की जहां अंग्रेजी बात करते हैं तो जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसमें यहां कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी यहां डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। क्योंकि अगर फिनोटाइप दृष्टि से अगर यहां हम देखते हैं, लक्षण प्ररूप की दृष्टि से यहां जब हम अध्ययन करते हैं तो यहां जो कैपिटल टी है वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें कि जैसे अगर यदि एक्सटर्नल रूप से अगर किसी चीज का अपन अध्ययन करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या है कि जो लक्षण हमें पहले दिखाई देते हैं, जैसे लंबे और बोने पौधे, दो पौधे हैं तो उन दोनों पौधों में लंबेपन का जो पौधा पहले दिखाई दे रहा है तो वो अपना प्रभाव, और जो बोनेपन का जो पौधा है वो जो है अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो लंबेपन का जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है और जो बोनेपन का जो कारक जिसमें स्मॉल टी है वो अप्रभावी है। तो प्रभावी लक्षण या जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो हैं उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि F1PD में प्राप्त होने वाले संतति पादपों में ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों के सामने अपना प्रभाव अभिव्यक्त करते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब इसके बाद में जो दूसरा जो शब्द है वो है अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर्स। रिसेसिव कैरेक्टर्स, अप्रभावी लक्षण या जो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं तो अप्रभावी जो अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते, जिसके अंतर्गत कारक या जो जीन जो है तो नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया तो होती है, लेकिन वो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है प्रभावी जो लक्षण है उसके सामने अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। तो इसको परिभाषित कर सकते हैं कि F1PD में प्राप्त होने वाले ऐसे संतति पादप जो अपना प्रभाव प्रभावी पौधों के सामने अभिव्यक्त नहीं कर सकते तो उसको अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं। F1PD के अंदर अप्रभावी लक्षण की जो अभिव्यक्ति या जो एक्सप्रेंसी जो है उसका अध्ययन करने के लिए F1PD का जो क्रॉस है वो F1PD के पादपों के बीच में क्रॉस करवाने के बाद में F2PD तैयार होती है। तो F2PD के अंदर जो अप्रभावी लक्षण जो हैं वो अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति आसानी से कर लेते हैं, इसलिए F1PD से F2PD तैयार करवाई जाती है। तो ऐसे लक्षण जो F1PD में अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते तो उसके लिए नेक्स्ट जनरेशन जो है तैयार करते हैं जिसमें वो अपना 25% योगदान दिखाते हैं।
अप्रभावी लक्षण अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति तब करते हैं, तब दिखा पाते हैं जब दूसरे जनक का अप्रभावी लक्षण उनके साथ में संयोग करता है। तो उस कंडीशन के अंदर दो अप्रभावी लक्षण जब संयोग करते हैं और संयोग करने से युग्मनज बनता है, तो उस कंडीशन के अंदर अप्रभावी लक्षण जो है वो दूसरी जनरेशन के अंदर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसके बाद में आनुवंशिक से रिलेटेड जो वर्ड है वो है जीन। जीन जिसको आनुवंशिकी इकाई के नाम से भी समझ सकते हैं कि जीन जो है वो आनुवंशिकी इकाई है, अर्थात यूनिट्स ऑफ जेनेटिक्स। अब क्योंकि जीन से जेनेटिक्स का निर्माण हुआ है, तो कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो जीव जो है, मतलब जैसा जीन है उसी के अनुरूप जो है जीव का निर्माण होता है। तो जीव एक आनुवंशिकी इकाई है। यहाँ जो जीन जो है जिसमें ये जीन लक्षणों की वंशागति या जो ट्रांसमिशन की जो प्रोसेसिंग जो होती है उसके अंदर जीन जो है इसकी काफ़ी भूमिका होती है। तो जीन मुख्य रूप से जो है गुणसूत्रों के ऊपर रेखीय क्रम या लाइनर अरेंजमेंट के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ बात आती है गुणसूत्रों की। तो गुणसूत्र जो होते हैं उन गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन जो है वो असंख्या के रूप में लाइनर अरेंजमेंट के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जीन कहलाते हैं, जो आनुवंशिकी एक इकाई है। जीन जो है इसकी ये 3 मुख्य इकाइयों से जीन का निर्माण हुआ है, जिसमें सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकॉन। सिस्ट्रॉन सेकंड जो इसकी यूनिट है वो है म्यूटॉन, और थर्ड जो यूनिट है वो है रेकॉन। तो तीनों इकाइयां जो हैं इनका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग कार्य होता है, जिसमें सिस्ट्रोन है, म्यूटोन है और रेकॉन। इसके बाद में जो रिलेटेड जो वर्ड है वो है गुणसूत्र, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। गुणसूत्र या क्रोमोसोम गुणसूत्र के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं। जीन आनुवंशिकी इकाई होती है। तो जिसमें गुणसूत्र जो है ये कोशिका केंद्रक और कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा के अंदर उपस्थित एक संरचना है, और इनकी जो आकृति है वो धागेनुमा होती है। तो गुणसूत्र जो है वो एक धागेनुमा पतली संरचना होती है, और प्रत्येक जीव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, और ये अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोसेसिंग जो होती है उसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, अर्थात एक जीव से दूसरे जीव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो निश्चित बनी रहती है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनकी संख्या जो है वो आधी हो जाती है, और फिर वापस जो है संयोग करके पुनः जो है मात्र कोशिका के बराबर गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है। इस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो निश्चित बनी रहती है।
अब इसमें गुणसूत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसमें समजात गुणसूत्र और असमजात गुणसूत्र। अगर समजात गुणसूत्र की जहां अपन बात करते हैं या होमोजाइगस क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, तो समजात गुणसूत्र नाम से स्पष्ट है कि ऐसे गुणसूत्र जिसमें आकार, प्रकार और संरचना में एक दूसरे से अगर यदि मिलते जुलते होते हैं तो उनको समजात गुणसूत्र कहते हैं। असमजात गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र जो एक दूसरे से आकार, प्रकार और आकृति संरचना के अंदर एक दूसरे से भिन्न होते हैं, असमजात गुणसूत्र कहलाते हैं, अर्थात हेटेरोक्रोमोसोम और होमोक्रोमोसोम कहलाते हैं। अब इसके बाद में जो जेनेटिक्स में जो रिलेटेड वर्ड है वो है F2 जनरेशन या F2PD या सेकंड फिलियल जनरेशन। F2PD जब दो या दो से अधिक F1 और F1 अर्थात प्रथम संतति जो पौधे जो होते हैं उनके बीच में जब सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया करवाई जाती है, स्वपरागण की क्रिया करवाई जाती है, और स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन की जो क्रिया है करवाने के बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन जो प्राप्त होती है उसको F2PD या सेकंड फिलियल कहते हैं। अब ये F2PD जो है, F2PD के अंदर ऐसे लक्षण जो अपना प्रभाव F1PD के अंदर नहीं दिखा पाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर एक जनक के अप्रभावी जो लक्षण जो होते हैं वो दूसरे F1PD के जो जनक हैं उसके अप्रभावी जनक के साथ में संयोग करके युग्मनज बनाते हैं, जिससे कि F2PD के अंदर ऐसे संतति पादप जो F1 में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं वो अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति जो है वो F2PD में दिखाते हैं। इसलिए F2PD की आवश्यकता होती है। इस प्रकार F2PD के मध्य क्रॉस करवा करके F3PD तैयार की जाती है। तो ये थे जेनेटिक्स के अंदर काम में आने वाले कुछ टर्मिनोलॉजी वर्ड। अब आगे हम जो है जो जेनेटिक्स के अंदर जो महत्वपूर्ण जो योगदान जो रहा है ग्रेगर जोहन मेंडल, जिसको शॉर्ट में जीजे मेंडल या ग्रेगर जोहन मेंडल के नाम से जानते हैं। और ग्रेगर जोहन मेंडल जो है इनको आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स की जहां बात करते हैं तो ये जो श्रेय जो है वो ग्रेगर जोहन मेंडल को जाता है। मेंडल को ये श्रेय देने के पीछे उनकी मेहनत है। मेंडल से पहले भी कुछ साइंटिस्ट या कुछ वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने आनुवंशिक या जेनेटिक्स से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया है या आनुवंशिक से संबंधित जो है स्टडी की है। लेकिन ये फादर ऑफ जेनेटिक्स का श्रेय जो है वो मेंडल को ही क्यों जाता है? तो मेंडल से पहले जिसमें कोलेट्यूर नार्डिन साइंटिस्ट है उन्होंने भी जो है आनुवंशिकी के बारे में बताया है, लेकिन उनको उनके द्वारा
असफलता प्राप्त होने के पीछे जो है उनका जो नॉलेज था, उनको मैथ संबंधित जो एनालिसिस की जो प्रोसेसिंग जो थी, जिसमें विश्लेषण के द्वारा जो है वो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक जो रेशो जो है उसको सही तरीके से निकालने में जो है सही तरीके से समझा नहीं पाए, तो कुछ कमियां थी उस वजह से। इसके बाद में मेंडल के बाद में 1900 ईस्वी के अंदर मेंडल के नियमों की खोज करने के बाद में भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने आनुवंशिकी के ऊपर अध्ययन किया था, जिसमें कार्ल कोरेंस, वॉन सेनबार्ग, हुगो डे व्रिज। इन वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। जब उन्होंने अपनी स्टडी या अध्ययन के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिस चीज का अध्ययन आज हम अब कर रहे हैं वो स्टडी जो है मेंडल ने काफ़ी समय पहले कर ली है, इसलिए जो आनुवंशिकी फादर ऑफ जेनेटिक्स का जो श्रेय है वो हमें नहीं, मेंडल को जाना चाहिए। तो इससे इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स की जो है उपमा दी गई है। अब इसमें जो मेंडल है इसकी जो लाइफ स्केच या मेंडल जो है उसका जो जीवन परिचय जो है उसके बारे में संक्षिप्त में अपन इसमें चर्चा करेंगे कि जो मेंडल है उनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के हिजेनट्रॉफ, आज चेकोस्लोवाकिया के नाम से भी जाना जाता है, उसमें हुआ था। और इनका जो निधन है वो 1884 में हुआ था। और ये एक गरीब माली परिवार से अपना संबंध रखते थे और प्रारंभिक जो एजुकेशन है वो यहाँ गांव की स्कूल में हुई। इसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए इनको जो है विदेश जाना पड़ा। और आगे की जो स्टडी है तो उन्होंने 1835 के अंदर आनुवंशिकी या जो जेनेटिक्स है उससे रिलेटेड अपने एक्सपेरिमेंट किए। और इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उसके अंदर दो मुख्य एक्सपेरिमेंट थे, जिसमें एकल संकरण का नियम या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और सेकंड जो नियम था वो था द्विसंकर संकरण का नियम। इन्हीं दो नियमों के माध्यम से मेंडल ने आनुवंशिकी या जेनेटिक्स की जो स्टडी है उसको तीन मुख्य नियमों के द्वारा प्रस्तावित किया, जिसमें इन्हीं नियमों का मॉडिफिकेशन जो है वो प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंसी, प्रभाविता का नियम, और दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्ययन। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तीनों जो नियम हैं, प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंसी, पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का जो नियम है, ये जो नियम है इनकी आगे जो है हम एक्सप्लेनेशन जो है विद द एग्जांपल एंड चेकर बोर्ड की सहायता से आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।